नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज आपसे वाला हूं मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 2020-21 की प्रवेश परीक्षाओं के विषय में। जैसा कि कल आपको बताया भी गया था कि 5:30 बजे रहूंगा लाइव इस विषय पर। अपने बहुत से सवालों जो मेरे दर्शकों ने मुझसे पूछे हैं उन सभी की जानकारी आपके समक्ष, और साथ ही साथ कुछ ऐसे अनसुलझे से सवालों के जवाब भी आपके लिए लेकर आया हूं जो अभी तक उलझे हुए थे या कहें कि अधूरे थे, अटके हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में बात करने से पूर्व 2 मिनट आपसे इस प्रकार से बात करूंगा कि कुछ व्यूअर जुड़ जाएं और सवाल आते रहें, क्योंकि मेरे पास पेंडिंग में ही लगभग 7-8 सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब देने के लिए यह फेसबुक लाइव मैं कर रहा हूं। और साथ ही साथ प्रवेश परीक्षा की तैयारी नहीं बताऊंगा आपको। प्रवेश परीक्षाओं के लिए जिन किसी ने भी आवेदन किया है या फॉर्म भरा है या नहीं भी भरा है, एक नोटिफिकेशन फिर आया है आज सुबह, डेट बढ़ चुकी है। जी हाँ, जिस किसी भी ऐसे विद्यार्थी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उससे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द भरे फॉर्म, और जो अंतिम तिथि बढ़ाकर कर दी गई है 31 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक। यह थी वीडियो से इतर की सूचना कि यदि किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उससे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फॉर्म भरें, और अपने फॉर्म को भरते वक्त यदि कोई समस्या आ रही है तो करें मुझसे संपर्क, क्योंकि मैंने 2 वीडियो ऐसे बनाए हैं विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर जिसमें आपको किसी प्रकार की उलझन नहीं आएगी। क्योंकि यदि आपको उलझन आती है प्रवेश परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार की, चाहे यूजी का फॉर्म भर रहे हो, पीजी का फॉर्म भर रहे हो, एमफिल या पीएचडी का फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते वक्त में बहुत सी विभागों ने सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल भी मांगा है, तो उसका समाधान आप कैसे करेंगे उसकी भी डिटेल जानकारी मैंने एक वीडियो में अपने चैनल पर डाली थी। आपको मैं फिर से बता दूं, 31 जुलाई 2020 तिथि बढ़ा दी है दिल्ली विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के फॉर्म भरने के लिए, यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी। और एक विशेष चीज वीडियो में शुरू कर चुका हूं, लोग जुड़ चुके हैं, कि इस बार अधिकांशतः विभाग ने यह तय किया है कि जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं हैं वह सभी 2 घंटे की होंगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा कि प्रवेश परीक्षाएं केवल 2 घंटे की होंगी, चाहे आप नॉर्मल हो या आप हैंडीकैप पीपल हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हर बार की तरह इस बार जो बदलाव किया गया है प्रवेश परीक्षा में उसमें ये है कि जैसा कि देखा जाता था इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, बुद्धिस्ट स्टडी, फिलॉसफी और खासकर उर्दू के जो बच्चे थे उनके प्रवेश परीक्षाओं में जो प्रश्न आते थे, क्वेश्चन आते थे, उनकी संख्या ठीक ठाक नहीं थी। किसी प्रवेश परीक्षा में 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, किसी में 188, किसी में 192 और किसी में 180 तक क्वेश्चन पूछे जाते थे। जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने और खासकर एमएचआरडी यूजीसी ने यह तय करके दिया है कि सभी प्रवेश परीक्षाओं के जब वो एक ही संस्थान में है, प्रवेश परीक्षाओं का पैटर्न भी सेम रहेगा, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या भी सेम रहेगी, और यदि कोई बदलाव किया जाता है प्रवेश परीक्षा के पैटर्न के विषय में तो उसकी सूचना 24 घंटे पूर्व आपको देनी होगी संस्थान को, और जिन बच्चों ने प्रवेश प्रक्रिया के लिए किया है आवेदन उस बात की। तो इस बार जो बदलाव किया है, प्रवेश परीक्षा केवल होगी 2 घंटे की, इस बात का रखिएगा ध्यान, और नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी। जी हाँ, सही क्वेश्चन पे आपको 4 अंक प्राप्त होंगे और गलत क्वेश्चन पे 1 अंक कटेगा आपका। और यदि आप किसी प्रकार का कोई सवाल छोड़ देते हैं तो उसका अंक आपको नहीं मिलेगा और ना ही कोई अंक आपका काटा जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली चीज लैंग्वेज की, क्योंकि जब मैं वीडियो बना के डाल चुका था अपने चैनल पर तो बहुत से ऐसे कमेंट आए थे कि हम तो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं या हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं है, हम दिल्ली विश्वविद्यालय का एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। यह एक समस्या है और ये रहेगी। इसका समाधान मेरे पास नहीं है, एमएचआरडी के पास जरूर है। क्योंकि यदि एक विश्वविद्यालय में 1/3 आबादी या 1/3 छात्र इस बात की डिमांड करें कि वह किस माध्यम में परीक्षा देना चाहते हैं, किस तरीके से परीक्षाएं देना चाहती हैं, तो बदलाव होना बिल्कुल संभव है। और रही बात लैंग्वेज की,
जितनी मुझे जानकारी है या जो कि प्रोस्पेक्टर में और खासकर एनटीए ने भी अपना एक प्रोस्पेक्टर निकाला है एग्जाम शेड्यूल को लेकर, यदि किसी को आवश्यकता होगी तो मुझे अपना ईमेल आईडी जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सभी को मैं जो एनटीए का प्रोस्पेक्टर है एग्जाम शेड्यूल को लेकर वह मैं आपको मेल कर दूंगा। 20-22 पेज का है, आराम से पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। पेपर का मीडियम इस बार अंग्रेजी रहने वाला है। जी हाँ, पेपर का मीडियम ओनली फुल अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अभी तक जो संभावनाएं हैं हिंदी और संस्कृत विषय को छोड़कर परीक्षाओं का जो लैंग्वेज है वह अंग्रेजी रहेगी। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का पेपर भी अंग्रेजी माध्यम में होता है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक संस्कृत भाषा का पेपर संस्कृत में होता है, हिंदी का हिंदी में होता है। इन दो विषयों के इतर, चाहे आपने सोशल साइंस का कोई भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया हो, चाहे आपने ह्यूमैनिटी में आवेदन किया हो या साइंस में किया हो, सभी परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर की प्रवेश परीक्षा का इस प्रकार से पैटर्न था कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ इंग्लिश में उसका अनुवाद दे दिया जाता था, जैसे कि नेट की परीक्षाओं में होता है। खासकर पेपर 1 के अंदर हिंदी भी दिया होता है, अंग्रेजी भी दिया होता है बहुत से परीक्षाओं में CSIR को छोड़कर। लेकिन इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के एनटीए के प्रोस्पेक्टर में ये साफ साफ और नोटिफिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय ने साफ साफ कह दिया है, पेपर का माध्यम अंग्रेजी ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि पेपर 3 का नहीं बल्कि 2 घंटे का होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो हैंडीकैप पीपल हैं उन सभी विद्यार्थियों को इस बार कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय किसी भी विद्यार्थी को नहीं दिया जाएगा, चाहे आपके साथ कोई भी समस्या हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज कि जो परीक्षा है, परीक्षाओं की तिथि तो लगभग नहीं आई है, लेकिन फिर भी संभावित मैं बता दूं 30 अगस्त से पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षाओं को खत्म कर देगा, ऐसा ऊपर से आदेश है। 30 अगस्त से बढ़कर वह 15 सितंबर जा सकता है, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियली जानकारी है उसके अनुसार 30 अगस्त तक दिल्ली विश्वविद्यालय को अपनी सभी प्रवेश परीक्षाओं को खत्म कर देना है, यानी कि समाप्त कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है, इस बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लोग शोधार्थी हैं, और एमए के अंदर तो इंटरव्यू नहीं होता दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन एमफिल और पीएचडी में बहुत से पाठ्यक्रमों में साक्षात्कार भी लिया जाता है। उससे पूर्व सिनॉप्सिस की या प्रपोजल सबमिट करने की अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा आपसे। लेकिन 30 अगस्त से पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय अपना यूजी का, पीजी का और रिसर्च के सभी प्रकार के प्रवेश परीक्षाओं को ले लेगा, समाप्त कर देगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अन्य चीज कि जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा, खासकर दिल्ली, क्योंकि एनटीए अपनी कोई भी परीक्षा दिल्ली में नहीं कराता है, एनसीआर में कराता है। गाजियाबाद हो सकता है, फरीदाबाद हो सकता है, गुड़गांव हो सकता है, नोएडा हो सकता है, ग्रेटर कैलाश हो सकता है, और इन जगहों पे जाने की व्यवस्था एनटीए नहीं बल्कि आपको स्वयं करनी है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं प्रवेश परीक्षा के लिए बैठा था, मेरा भी एग्जाम छूट गया था, क्योंकि 8 बजे का टाइमिंग था और मैं पहुंचा था 7:45 बजे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे 15 मिनट पहले पहुंचे फिर भी एंट्री नहीं मिली। एनटीए के सख्त नियम हैं, चाहे अधिकारी हो, कैंडिडेट हो या कोई भी ऑफिसर हो, उसको एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 घंटा पूर्व पहुंचना अनिवार्य है। किसी किसी सेंटर पर आधे घंटे पूर्व एंट्री मिल जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन 8 बजे अगर टाइमिंग है एग्जाम का, 8 बज के चाहे 5 मिनट हो जाए, आपको किसी भी हालात में प्रवेश के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। चाहे आप किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे बात करें, किसी भी डीन, किसी भी हेड, किसी भी वाइस चांसलर से बात करें, आपको अधिकार नहीं मिलेगा प्रवेश परीक्षा केंद्र में जाने का। इस बात का ये भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज, पेपर होगा 3 शिफ्टों में, यानी कि एक दिन में 3 पैटर्न में पेपर होगा, 3 पाली में पेपर होगा, 3 शिफ्ट में पेपर होगा, और हर शिफ्ट होगी 2 घंटे की। जो पहली शिफ्ट है वह होगी सुबह 8 से 10 की, दूसरी शिफ्ट होगी दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे की, और जो चौथी शिफ्ट होगी वह होगी शाम 4 बजे से 6 बजे की। 8 से 10, 12 से 2 और 4 से 6,
लेकिन इन सभी में 1 घंटा आप बढ़ा दीजिए, यानी कि अगर ये 8 बजे की प्रवेश परीक्षा है तो आपको केंद्र पर आधा घंटा या 45 मिनट पहले पहुंचेंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा। सबसे ज्यादा जो परेशानी आएगी बच्चों को वह आएगी सुबह की पहली शिफ्ट में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली के विद्यार्थियों का पेपर दिल्ली में नहीं दिल्ली से बाहर होता है। वह नोएडा हो सकता है, नजफगढ़ हो सकता है, ग्रेटर कैलाश हो सकता है और कैलाश हो सकता है, और नोएडा का कोई भी सेक्टर हो सकता है, फरीदाबाद गाजियाबाद भी हो सकता है, क्योंकि साफ साफ कह दिया गया है कि एनटीए की कोई भी प्रवेश परीक्षा दिल्ली में तो नहीं हुई है, चाहे वह यूजीसी नेट का पेपर हो, सीएसआई जेआरएफ का पेपर हो, एमआईटी का पेपर हो, नीट का पेपर हो, जेई का पेपर हो, और अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय। पिछले 3 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन नेट एनटीए ही कर रहा है, और एनटीए के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है खासकर दिल्ली में और दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए कि उनको दिल्ली में प्रवेश परीक्षाएं दिलाई जा सके। इंटरव्यू जरूर होगा आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन प्रवेश परीक्षाओं के लिए आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं कि 31 जुलाई जो डेट बढ़ाई गई है फॉर्म को भरने की, खासकर यूजी, पीजी और एमफिल के विद्यार्थियों के लिए, उनको डेट इसीलिए बढ़ाई जा रही है, पहले 4 जुलाई, फिर 18 जुलाई और अब 31 जुलाई, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय प्लस एनटीए करेक्शन का ऑप्शन नहीं देगा आपको। इसीलिए आपके फॉर्म में यदि कोई भी गड़बड़ी होती है, यदि 18 जुलाई अर्थात कल तक आपने फॉर्म अपना सबमिट कर दिया है और आपको यदि फिर भी लगा है कि फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, तो आप करेक्शन नहीं कर सकते उस चीज को। अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है, फीस पेमेंट हो गई है, आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं फॉर्म में, चाहे आज की डेट में करें या 30 जुलाई तक करें, क्योंकि फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। क्योंकि यदि 30 जुलाई के बाद कोई नोटिफिकेशन आता है एनटीए की तरफ से, जैसे कि अभी यूजीसी नेट के लिए आया था, या फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। यदि ऑप्शन आता है दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में करेक्शन का, तभी आप अपना आईडी पासवर्ड डालकर उसमें करेक्शन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भर दिया है, कोई चीज छूट गई है, जैसे कि आपने सिनॉप्सिस नहीं लगाया है, फोटो या साइन में कुछ दिक्कत है, आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ मिस प्रिंट हो गई है, गलती से भर दी हैं, तो अब विकल्प यही है कि आप दूसरा फॉर्म भरें, नया फॉर्म भरें, दोबारा से फीस भरें, कोई विकल्प नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपने यदि फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो करेक्शन का ऑप्शन देगा दिल्ली विश्वविद्यालय, हम उसमें ठीक कर देंगे। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने जब प्रवेश परीक्षाओं के लिए फॉर्म निकाले थे जुलाई के महीने में, तो साफ कहा था हमको अगस्त के महीने में सब कुछ खत्म कर देना है और सितंबर से हमको अपने सत्र को आरंभ करना है। और खासकर सितंबर के महीने में यूजी और पीजी का सत्र भी स्टार्ट होगा और सितंबर के महीने में ही सभी विषयों के लिए साक्षात्कार भी लिए जाएंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जब बात आती है कि प्रवेश परीक्षाएं लगभग कब तक हो सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगस्त के महीने में आपकी सभी प्रवेश परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। और जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वह कंप्यूटर पे होंगी, सीबीटी मोड पे होंगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि एमसीक्यू पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूजी के एंट्रेंस के विषय में मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, अभी मैं एमए और शोधार्थियों के विषय में बात कर रहा हूं। यूजी का एंट्रेंस थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि यूजी के एंट्रेंस को इस बार एंट्रेंस और मेरिट पे हर बार की तरह बांटा गया है। उसकी प्रवेश और प्रवेश के बाद की एडमिशन के प्रोसेस की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव है, उसके बारे में बताऊंगा बाद में। लेकिन एंट्रेंस आपके अगस्त के महीने में हो जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑफिशियली जो जानकारी है उसके आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं। अगली चीज, जैसा कि मैंने बताया था कि क्या नहीं करना है आपको प्रवेश परीक्षा के दिन, जिसकी वजह से आपका प्रवेश परीक्षा रद्द हो सकती है या आपको प्रवेश परीक्षा सेंटर नहीं मिलेगी। पहली चीज, किसी भी प्रकार का फोन लेकर आप जाते हैं और आप यदि इस फिराक में है कि हम सेंटर पे जाके जमा कर देंगे और वापसी में ले लेंगे, इस बार बहुत सख्त है एनटीए है। यदि आप फोन लेकर जाते हैं, वहां फोन जमा होता है, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। फोन के अंदर कोई छेड़छाड़ होती है, फोन चोरी होता है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार एनटीए ने ये व्यवस्था नहीं की है कि आपसे 50-50 या 100 रुपए लेकर आपका फोन, आपका बैग, आपकी किताबें वह सेंटर पे जमा कर लेता था जैसे नेट में होता है। इस बार ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए केवल अपना
कलम भी लेकर मत जाइएगा, कलम भी वही देता है, पेपर भी वही, सिवाय एडमिट कार्ड कुछ रुपयों के साथ ही जाइएगा और कुछ भी लेकर मत जाइएगा, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कोरोना का कहर है, पूरे दुनिया में है, दिल्ली में भी उसमें है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा केवल दिल्ली में नहीं, भारत के अलग अलग जगहों पर लगभग 29 केंद्रों पर होने वाली है। तो सभी केंद्रों पर यह सख्त हिदायत दी गई है कि बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं है। रुमाल लगा के जाएंगे एंट्री नहीं है, बिना मास्क के जाएंगे एंट्री नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि गमछा बांध लिया, दुपट्टा बांध लिया, कोई रुमाल बांध लिया एंट्री मिल जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय और एनटीए किसी भी सूरत में आपको एंट्री नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज और कि कंप्यूटर पे होने वाला है एग्जाम, तो यदि थोड़ा सा खर्च करके आप हैंड ग्लव्स ले सकते हैं, जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, रबर्स के होते हैं, यदि वह ले सकते हैं, क्योंकि आपसे पूर्व उस कंप्यूटर पे कोई 1 या 2 विद्यार्थी पेपर दे चुके हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनके जर्म्स, उनके वायरस उस कीबोर्ड पर भी होंगे, माउस पर भी होंगे, और जिस सीट के आसपास आप बैठेंगे वहां भी होंगे। इसलिए सेफ्टी पर्पस के उद्देश्य मैं बता रहा हूं, हैंड ग्लव्स यदि खरीद सकते हैं 50-60 रुपए के अच्छे से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क और हैंड ग्लव्स जरूर रखिएगा। सैनिटाइजर आपको सेंटर पर मिल जाएगा, साबुन भी मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पुनः प्रवेश परीक्षाओं में यूजी को लेकर। यूजी में जिन लोगों ने एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरा है और मेरिट के लिए फॉर्म भरा है, एंट्रेंस वालों को एंट्रेंस देना है 100%, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने मेरिट पर फॉर्म भरा है उनके बेस्ट 4 के आधार पर ही उनको प्रवेश दिया जाएगा, इस बात का आप रखिएगा ध्यान। और दूसरी चीज, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन 100% हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप यदि सोचते हैं कि आपका मेरिट 80 या 90 प्लस है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कट ऑफ जाती है, जो पुराने विद्यार्थी जो कई सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए परेशान हैं, वह जानते समझते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पीएचडी से ज्यादा कठिन है यूजी स्तर की प्रवेश परीक्षा और यूजी में प्रवेश लेना, क्योंकि बहुत तरह के लूप फोल ही मैं कहूंगा, या मैं कहूंगा कि टूल्स हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के। एंट्रेंस भी है, मेरिट भी है, ईसीए भी है, ईसीए के अंदर भी कई तरह की एक्टिविटीज हैं। क्योंकि जो लोग यूजी का फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि यदि आप ईसीए कोटे से फॉर्म भर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, आप स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म भर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आप नेशनल के हैं, स्टेट के हैं, इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ट्रायल नहीं ले पाएगा। यह भी एक विषय, लोगों ने यूजी में यह सोच के फॉर्म भरा है और वह किसी स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन ले सकते हैं, तो इस बात साफ साफ कह दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय केवल और केवल सर्टिफिकेट के आधारों पर ही आपको एडमिशन देगा। यदि आपने स्पोर्ट्स कोटे से या ईसीए कोटे से, एनएसएस कोटे से, एनसीसी कोटे से यदि फॉर्म भरा है, आपके सर्टिफिकेट कितने मजबूत हैं, कितनी प्रामाणिकता है उसमें, उस बेस के आधार पे आपको यूजी में मिलेगा एडमिशन। और यूजी के स्तर पे एक बात और बता दूं, खासकर स्नातक स्तर पे जिसे ग्रेजुएट बोलते हैं, 5 कट ऑफ तो कंफर्म आनी है, इस बात का रखिएगा ध्यान। 5 कट ऑफ कंफर्म आएंगी, और यदि आपका 60% भी नंबर आया है 12th क्लास में, बेझिझक फॉर्म भर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की जब 5वीं, 6वीं और 7वीं कट ऑफ आती है तो उसके अंदर 50 से लेकर 70% बच्चे वालों का एडमिशन आराम से हो जाता है, इवनिंग में या मॉर्निंग कॉलेज में। और खासकर उन नए सभी विद्यार्थियों को मेरा संदेश, यह मत सोचिएगा, यह मत समझिएगा कि आप स्टीफन में पढ़ रहे हैं या करोड़ीमल में पढ़ रहे हैं, आप वेंकटेश्वर में पढ़ रहे हैं या पीजीडीएवी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की संपूर्ण, यदि आप मान लीजिए आप इतिहास विषय से ऑनर्स में लेते हैं एडमिशन, चाहे आप स्टीफन से इतिहास से एमए बीए करें, चाहे आप करोड़ीमल से करें या हिंदू से करें या दयाल सिंह से करें या अरबिंदो से करें या भगनी नवोदिता कॉलेज से करें या भारती कॉलेज से करें, सभी कॉलेजों के अंदर पाठ्यक्रम एक ही है, परीक्षाएं भी एक ही तरह से होंगी, डिग्री भी आपको एक ही तरीके से मिलेगी। फर्क केवल और केवल बिल्डिंग्स का है और टीचरों का है। अभी आपको तय करना है, आपको अपने कोर्स को महत्व देना है या आपको अपने कॉलेज को महत्व देना है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली विश्वविद्यालय यही फोकस कर रहा है कि जिस विद्यार्थी को जहां मिलता है एडमिशन, सबसे पहले ले वहां एडमिशन, उसके बाद ही सोचे एडमिशन कैंसिल करवाना है या किसी अन्य कॉलेज में लेना है। अब मैं बात करता हूं एमए स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के विषय में।
एमए के अंदर किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं है किसी भी कोर्स में, केवल डी स्कूल को छोड़कर। जी हाँ, एमए के अंदर केवल और केवल प्रवेश परीक्षाएं होंगी और उस प्रवेश परीक्षाओं के अंक जो आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा मास्टर्स विषय में एडमिशन, केवल डी स्कूल को छोड़कर। डी स्कूल से मेरा मतलब है जो लोग इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किए हैं, जो लोग कॉमर्स के लिए अप्लाई किए हैं, जो लोग बिजनेस के लिए अप्लाई किए हैं, जो लोग अकाउंट्स के लिए अप्लाई किए, यानी कि जो कॉमर्स फील्ड के जितने भी ऐसे स्टूडेंट मेरे भाई और बहन हैं जिन्होंने कॉमर्स फील्ड के लिए अप्लाई किया है, उनका कुछ कोर्सेज में, खासकर इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, बीएस में इंटरव्यू भी होगा एमए के एंट्रेंस के बाद। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पैटर्न मैंने आपको बताया, थोड़ा सिलेबस बता देता हूं कि जो यूजी में लेने वाले हैं एडमिशन और जो पीजी में लेने वाले हैं, यदि आप यूजी में ले रहे हैं एडमिशन तो आप 11th और 12th क्लास के अपने उन सब्जेक्ट को रट जाइए जिस सब्जेक्ट का आपने अप्लाई किया है। यदि आपने पीसीएम में अप्लाई किया है, यदि आपने हिंदी ऑनर्स, बीए ऑनर्स या बीए पास कोर्स में अप्लाई किया है, तो अपने विषय खासकर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, इन विषय को आप रट लीजिए, खासकर 11th और 12th क्लास के। इन्हीं सभी विषयों से क्वेश्चन करे जाएंगे, केवल 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। और 50 क्वेश्चन में से मेरा विश्वास कीजिए, यदि आपके 30 से लेकर 40 क्वेश्चन तक यदि राइट हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका एडमिशन 100% हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के आधार पर। मेरिट के आधार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने यदि एंट्रेंस के बेस पे अप्लाई किया है और यदि आपके 30 से लेकर 35, 38 या 40 क्वेश्चन तक ठीक हो जाते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। फिर आपको चूज करना है कॉलेज को, तब गेम आपके हाथ में होगा। यदि आपके नंबर कम आते हैं, क्वेश्चन कम ठीक होते हैं, यदि आपके 20 से लेकर 25-28 क्वेश्चन तक ही ठीक होते हैं 50% के एवरेज में, तब आपको हो सकता है एडमिशन मिले या ना मिले। लेकिन यदि आपके 32, 35, 40 क्वेश्चन तक ठीक होते हैं 50 में, तो आपके हाथ में गेम है कि आपको किस कॉलेज में लेना है एडमिशन। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लगा दीजिए आपको अपने दिलो जान, जो भी आप पे क्षमताएं हैं अपने ज्ञान को अर्जित करने की और सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित करने की। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, केवल मैं आपको सूचनाएं देता हूं, सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित करने का काम आपका है। एमए के सिलेबस की बात करते हैं। एमए के पैटर्न के बारे में मैंने जैसा कि बताया, चाहे यूजी का पेपर भर रहे हो आपने या पीजी का या रिसर्च का, सभी प्रवेश परीक्षाओं में 50 क्वेश्चन किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा पीएचडी के हैं तो 200 क्वेश्चन होंगे, एमए के हैं तो 100 क्वेश्चन होंगे और यूजी के हैं तो 50 क्वेश्चन होंगे। साफ साफ कह दिया है, सभी प्रवेश परीक्षाएं 2 घंटे की होंगी, 50 क्वेश्चन किए जाएंगे और सभी प्रवेश परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगा। इसीलिए यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। यदि छोड़ देंगे तो संभावनाएं कम हैं आपके एडमिशन की, और यदि सही करेंगे, मान लीजिए आपने 50 के 50 क्वेश्चन पे टिक कर दिया, आपके अनुसार 50 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, लेकिन कल्पना कीजिए आपके 50 में से 15 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इस बात का याद रखिए उन 50 क्वेश्चनों के अंक हैं 200, और यदि 15 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उन 50 में से, तो आपके केवल 15 नंबर ही कम होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर भी आपका जो रिजल्ट बनेगा वह 185 अंकों में से बनेगा। इस बात को विशेष रूप से बोल रहा हूं। यदि आप 15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं 50 में से, तो केवल आपके 15 अंक ही कटेंगे और आपका रिजल्ट बनकर आएगा 185 में से। लेकिन यदि आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, जी हां, यदि आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट बनेगा 140 में से, यानी कि आप वहीं हो जाते हैं डिस्क्वालीफाई और आप किसी भी हाल में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी क्वेश्चन करें अटेंड। यदि आपको लगता है बिल्कुल भी श्योर नहीं है, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि यदि आपका 185 में से 170, 160 नंबर आता है तो एडमिशन आपका हो गया। इस बात को समझ लीजिए। 185 की बात कर रहा हूं, लेकिन यदि आप 15 क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हैं, आपकी मेरिट बनेगी 140 में से और नंबर आया है आपका 90, तब भी आप 90 का मतलब है कि आपका तो 70% रिजल्ट आया है, लेकिन वह ओवरऑल 70% नहीं है, वह ओवरऑल 40% रिजल्ट है आपका। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, यूजी, पीजी चाहे रिसर्च के बच्चे हों।
और जो पीजी स्तर का जो सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आपने एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल, एमए इकोनॉमिक्स इस किसी भी विषय में किया है अप्लाई, तो आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा था और ग्रेजुएशन में भी खासकर जो आपने अंतिम वर्षों में या 6th सेमेस्टर में पढ़ा था, और बहुत से विश्वविद्यालयों में अभी तक 6th सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ये मैं भी जानता हूं, आपको प्रमोट किया जा रहा है कई जगहों पर, तो अपना 3rd ईयर का पूरा सिलेबस रट जाइए और खासकर उसी चीज को रटिएगा। यदि आपने एमए पॉलिटिकल भरा है, एमए हिस्ट्री भरा है, एमए इकोनॉमिक्स भरा है, तो यूजी स्तर के अपने उसी पैटर्न को पढ़िएगा। यदि आपने हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट लिया था ग्रेजुएशन में, इकोनॉमिक्स के पेपर पढ़े थे यदि आपने, और आपने कोई अगर वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई पुस्तक, कोई आर्टिकल पढ़ी है अपने विषय को मजबूत करने के लिए, उसको जरूर पढ़ लीजिए। और एक चीज और, यदि आप करना चाहते हैं एमए के एंट्रेंस को क्वालिफाई, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलिए। यदि आपने अप्लाई किया है एमए इन हिस्ट्री, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन हिंदी, तो आप एमए हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इन सभी का सिलेबस करिए डाउनलोड और केवल मोटा मोटा देख लीजिए। यदि आप उस सिलेबस को भी देख लेंगे तो मैं श्योर हूं 50% क्वेश्चन आपके सिलेबस को पढ़कर और समझने के बाद ही ठीक हो सकते हैं। 50% क्वेश्चन, और यदि आप एक महीने बेहतर से मेहनत कर लेते हैं तो आप 80 और 90% तक स्कोर कर सकते हैं एमए की प्रवेश परीक्षाओं में। यह थी एमए के विषय में। अब बात आती है रिसर्च, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डिफिकल्ट विषय है। फिर से मैं बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षाओं की डेट बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है शाम 5 बजे तक। उसका नोटिफिकेशन आ गया है वेबसाइट पे। किसी को नोटिफिकेशन देखना हो तो वेबसाइट पर जाकर देख सकता है, और यदि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा, मैं नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यदि किसी प्रकार का और नोटिफिकेशन चाहिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंध में, और यदि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कोर्स के विषय में, किसी कॉलेज के विषय में, किसी स्पेशल कोर्स के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चाहे अभी बताइएगा या बाद में बताइएगा, ये आपको तय करना है। रिसर्च, शोध, थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न है इसके क्वेश्चनों का। क्वेश्चन तो 50 ही आएंगे, पहले बता दिया मैंने आपको। 2 घंटे का पेपर होगा, दूसरी चीज। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, तीसरी चीज। लेकिन इसमें 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी से पूछे जाएंगे, चाहे आपने एमफिल अप्लाई किया हो या पीएचडी अप्लाई किया हो। जी हाँ, 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी से किए जाएंगे। उस रिसर्च मेथोलॉजी में क्या है क्या नहीं है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को समस्या हो सकती है, क्योंकि वो लोग अभी तक, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितना मेरा अभी तक का नॉलेज है और पिछले 8 सालों का दिल्ली विश्वविद्यालय का और 3 साल दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर रहने का जो मेरा नॉलेज है, एमए के स्तर पर अभी तक रिसर्च नहीं पढ़ाई जाती दिल्ली विश्वविद्यालय में। होगा अपने स्तर का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, होगा अपने स्तर का टॉप 10 रैंकिंग वाला, लेकिन जहां रिसर्च नहीं होती है मास्टर लेवल पर, और आप उम्मीद करते हैं कि बच्चे डायरेक्ट एमए के बाद पीएचडी लेंगे, तो उन बच्चों को बहुत दिक्कत आएगी प्रवेश प्रक्रियाओं को पास करने में, क्योंकि उनको शोध नहीं पता है, अन्वेषण नहीं पता है, गवेषण नहीं पता है, रिसर्च नहीं पता है, आविष्कार नहीं पता है, खोज नहीं पता है, अनुसंधान नहीं पता है। और ये सभी शब्द जो मैंने आपसे नाम लिए हैं सभी का अर्थ एक ही है। जी हाँ, इसलिए रिसर्च मैथोलॉजी, और उस रिसर्च मैथोलॉजी में आपको डेटा साइंस पढ़ना पड़ेगा, आपको डेटा कलेक्शन पढ़ना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, डेटा वर्गीकरण, डेटा का यानी कि कैसे डेटा को आप डिफाइन करेंगे वह पढ़ना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, आपको रिव्यू पढ़ना पड़ेगा, रिव्यू लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, आपको बिब्लियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, आपको शोध की विधि और प्रविधि को समझना पड़ेगा, हाइपोथेसिस, प्री हाइपोथेसिस और प्रो हाइपोथेसिस को समझना पड़ेगा। रिसर्च की मेथोलॉजी के विषय में जिन लोगों ने अप्लाई किया है, यदि इस विषय में चाहते हैं मुझसे कुछ पर्सनल जानकारी, तो फिर से वही कहूंगा, कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर लिखिएगा। कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, कुछ किताबों के नाम आपको सुझा दूंगा, हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, आप उनको पढ़िए। 1 महीने तक आपका रिसर्च के वो 25 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, क्योंकि फिर से मैं कह दूं एमफिल और पीएचडी का पेपर एक ही आएगा और 25 क्वेश्चन लगभग आपके रिसर्च मेथोलॉजी से किए जाएंगे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का आज का नहीं है, पिछले 3 सालों का नियम है। जब से एनटीए ने अपने हाथ में लिया है, 50% क्वेश्चन वह रिसर्च मेथोलॉजी से पूछता ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपने साइंस फील्ड में अप्लाई किया हो, कॉमर्स में अप्लाई किया हो या आर्ट्स में अप्लाई किया हो।
अगली चीज, कुछ बच्चों ने एमफिल के लिए अप्लाई किया होगा, कुछ बच्चों ने पीएचडी, कुछ ऐसे भी महान होंगे, बहुत से महान होते हैं, अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं कि उन्होंने एमफिल और पीएचडी दोनों का फॉर्म भरा होगा, बोथ का ऑप्शन चूज करा होगा। उनको मैं सबसे बड़ा मूर्ख मानता हूं। आपको रिसर्च का आर नहीं पता है और रिसर्च में क्या सर्च करना है और कैसे सर्च करना है आपको ये नहीं पता है, और अपने सर को आपने दे दिया है दो नांदों के बीच में। यदि आपका नेट जेआरएफ भी है एमए के स्तर पर, याद रखिएगा, तब भी संभावनाएं हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन ना हो पाए, क्योंकि नेट और जेआरएफ वालों को वेटेज मिलता है कुछ अंकों का, 5 या 7 अंकों का, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रवेश परीक्षा को पास करना आपके ज्ञान पर तय होगा, और आप जब जाएंगे साक्षात्कार के लिए वहां आपके सिनॉप्सिस पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि वह 70 नंबर तो आप प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई करके ले लेंगे, 70 में से 50-55 भी ले लेंगे, लेकिन 30 नंबर का जब इंटरव्यू होगा तब आपको बहुत सी दिक्कतें आएंगी। जब आपको यही नहीं मालूम होगा कि शोध प्रपोजल में भूमिका कैसे लिखते हैं, प्रस्तावना कैसे लिखते हैं और विषय के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं, जब आपको इसी बात का ज्ञान नहीं है, तो मेरे वह मूर्ख दोस्त जिन्होंने एमफिल और पीएचडी दोनों का ऑप्शन लिया है, यदि एमफिल करके गए हैं तो पीएचडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि एमए के बाद साथ साथ आपका नेट जेआरएफ है तो ये मत समझ लीजिए, क्योंकि आपने दिल्ली यदि आप किसी अन्य विश्वविद्यालय से पढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और पीएचडी के लिए किया है अप्लाई, तो समझ लीजिए रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे तो वह 25 क्वेश्चन में हो सकता है 5, 7 या 10 क्वेश्चन ही आपके ठीक हो पाए, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के जब क्वेश्चन आएंगे आपके समक्ष तो उसकी भाषा बड़ी ही क्लिष्ट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहां आपके सामने डेटा आएगा, संकलन आएगा, संश्लेषण आएगा, अनुवृत्ति आएगा, परावर्तन आएगा, पराकाष्ठा आएगा, वैकल्पिक आएगा, वस्तुनिष्ठ आएगा। फिर आप इन शब्दों के अर्थ खोजते फिरेंगे, अर्थ खोजते फिरेंगे, आपको अनुवाद मिलेगा नहीं क्योंकि कंप्यूटर में पेपर होने वाला है। तब आप कहेंगे यार क्वेश्चन का जवाब तो मुझे आता था लेकिन क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया, तब आपकी और समस्या होगी। इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से पढ़िए। 1 महीने में यदि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी बहन भाइयों ने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, एमफिल के लिए अप्लाई किया है, और यदि नहीं होगा तो समझ में आता है कि एमए के में रिसर्च नहीं पढ़ाई, लेकिन अगर आपने पीएचडी के लिए भरा है तो आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएंगी। तो मैंने यूजी, पीजी और रिसर्च के विषय में आपको बताया, और क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, सिलेबस कैसे हो सकता है। अभी मैं आपको एमफिल और पीएचडी के सिलेबस के विषय में भी बताऊंगा 2 मिनट के बाद। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो लोग यूजी के लिए अप्लाई किए हैं, इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ट्रायल नहीं लेगा, किसी प्रकार के स्पोर्ट्स का ट्रायल नहीं लेगा, और ईसीए कोटे के अंतर्गत, चाहे आपने डिबेटिंग कोटे से भरा हो, पोइट्री कोटे से भरा हो, एज अ क्रिएटिव राइटिंग कोटे से भरा हो, किसी म्यूजिक कोटे से भरा हो, किसी का भी ट्रायल नहीं होगा। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आपके पूर्व के ज्ञान और पूर्व के सर्टिफिकेट, पूर्व के कोर्सों के आधार पर ही आपका मेरिट पे एडमिशन होगा, यूजी स्तर पर भी और पीजी स्तर पर भी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि परीक्षाएं कब तक होगी कमेंट में। जैसा कि मैंने बताया कि 30 अगस्त तक दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाओं को समाप्त कर देगा, ऐसा उसको आदेश दिया गया है। लेकिन बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे, क्या सेफ्टी मिलेगी, ये बच्चों को स्वयं तय करनी है, बच्चों के माता पिता को तय करनी है। और जो लोग दिल्ली में भरे हैं सेंटर, वह लोग इस बात से चेत जाएं, आपकी प्रवेश परीक्षाएं दिल्ली में नहीं होंगी, एनसीआर में होंगी। गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर कैलाश, फरीदाबाद, गाजियाबाद या द्वारका की तरफ भी हो सकती है, नजफगढ़ की तरफ भी हो सकती है। और यदि आपका एग्जाम सुबह की शिफ्ट में है, 8 से 10 की शिफ्ट में है, तो मेरी आपसे हिदायत है, क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो नहीं चल रही है। दिल्ली में मेट्रो बंद है, बस और ऑटो का भरोसा नहीं है। अपना पर्सनल करिए वाहन, पैसा लगेगा लगाइए। यदि आपने 700 रुपये 800 रुपये अप्लाई किए हैं फॉर्म भरने में, तो 300-400 रुपये और लगा लीजिएगा। अपना पर्सनल करिए गाड़ी, पर्सनल करिए ऑटो, और जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पर कम से कम आधा घंटा पहले। एनटीए कहता है कि 1 घंटा पहले जाओ, मैं आपसे कहता हूं आधा घंटा पहले, क्योंकि हो सकता है जो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हो उनका सेंटर यदि फरीदाबाद दे दिया है,
और मेट्रो चल नहीं रही है, लोकल बस के अंदर भी हालत बहुत ख़राब है, तो आप सेंटर पर लेट हो सकते हैं। लेकिन कोशिश करके चाहे सुबह 4 बजे निकल जाइए या 5 बजे निकल जाइए, सेंटर पर पहुंच जाइए। और क्योंकि जिन लोगों का 12 बजे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है और जिनका 4 बजे एग्ज़ाम है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी सुबह की शिफ्ट में, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं सोशल नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करूंगा आपसे। फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखिएगा और जो सावधानी मैंने आपको बताई, हैंड ग्लव्स और मास्क लेकर जरूर सेंटर पर पहुंचिएगा। हो सकता है इनके अभाव में आपको प्रवेश केंद्र पर एंट्री ना मिले। अपना फोन लेकर मत जाइएगा, कोई किताब कोई बैग लेकर मत जाइएगा। उस 2-3 घंटे के लिए अपनी प्राइवेट लाइफ को छोड़कर एग्जामिनेशन केंद्र पर पहुंचिएगा। यदि आप 2-2.5 घंटे अपने फोन से दूर रहेंगे तो ना ही आप तबाह हो जाएंगे, ना ही आपका करियर तबाह हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसके साथ जाएंगे, हो सकता है उनके कारण आपको एंट्री ही ना मिले। और फिर से एक सावधानी बताऊंगा कि जिस कंप्यूटर, जिस कीबोर्ड के समक्ष जिस माउस को करेंगे स्पर्श, उसको हो सकता है सैनिटाइजर किया गया हो आपके बैठने से पूर्व, लेकिन अपनी मौजूदगी में भी एक बार उस एरिया को सैनिटाइज जरूर करवाइएगा। और किसी चीज को छूने से बचिएगा, कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा। इस बात की मैं आपको हिदायत दूंगा। अंत में मैं आपसे बात करूंगा रिसर्च के परीक्षाओं के सिलेबस के विषय में एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए। यदि आपने एमए पास कर लिया है या एमए में है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप एमए के, कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं, मेरे पास मेल आया था कि उनका चल रहा है एमए का फर्स्ट ईयर और पीएचडी का फॉर्म आवेदन। अब उन नहीं कहूंगा, उन नासमझ भी नहीं कहूंगा, मैं उन सीनियर्स को दोष देना चाहूंगा जो अपने जूनियर्स को ये नहीं समझा पाए कि एमफिल पीएचडी के लिए आवेदन की योग्यता उनकी नहीं है अभी। क्योंकि वह तो अभी ग्रेजुएशन निकल कर एमए में आए हैं, उनका अभी सेकंड सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए, लेकिन पीएचडी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो उनके लिए तो मेरी दुआएं हैं कि भविष्य में उनको समझ मिलेगी। और वो सीनियर्स को तो लताड़ी है कि आज के समय के सीनियर्स खाली आयु से होते हैं, ज्ञान से नहीं होते। पुनः आते हैं पीएचडी के सिलेबस पर और एमफिल के सिलेबस पर। एमफिल और पीएचडी दोनों की प्रवेश परीक्षा कॉमन होंगी। इस बात को यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से समझिएगा। जी हाँ, यदि आप आंखों से सुनना सीख जाएंगे और कानों से देखना सीख जाएंगे तो कभी आप नाकाम नहीं होंगे। एमफिल और पीएचडी की पेपर कंबाइन होगा। जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन जो लोग पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस को निकालने के लिए और नहीं हो रहा है क्वालिफाई, तो उनके लिए विशेष सूचना है। अपने जूनियर्स को ये सलाह मशवरा जरूर दीजिए कि पेपर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। एमए का अंतिम ईयर का सिलेबस नहीं, अंतिम सेमेस्टर का सिलेबस भी नहीं, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस रट जाइएगा। एमए के थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आप रट जाइएगा। यदि आप सेमेस्टर मोड से कर रहे हैं पढ़ाई, यदि एनुअल मोड पे कर रहे हैं पढ़ाई, तो आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस रट जाइएगा। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए के अंदर 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं तो हुई नहीं है और 4th सेमेस्टर में उनको किसी एक विषय का स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप हिस्ट्री के हैं तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री कराई जाएगी। पॉलिटिकल के हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन पढ़ाया जाएगा, आपको आईआर पढ़ाया जाएगा। हिंदी के हैं आप तो आपको भाषा पढ़ाया जाएगा, मीडिया पढ़ाया जाएगा, भाषा, साहित्य, संस्कृति पढ़ाया जाएगा, मध्यकाल पढ़ाया जाएगा और आपको परिणमूलक हिंदी पढ़ाया जाएगा। तो उस स्पेशलाइजेशन को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर को पढ़ जाइए। यदि आप थर्ड सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एमफिल और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में, उसके 25 क्वेश्चन आप 100% ठीक कर सकते हैं। 25 क्वेश्चनों के लिए मैंने आपको बताया कि आपको रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके यदि क्वेश्चन का पैटर्न देखना हो आपको, मेरा यदि कंप्यूटर ठीक होता मैं आपको लगभग 70 विषयों के क्वेश्चन पेपर दे सकता था आपको पिछले 2 सालों के दिल्ली विश्वविद्यालय के। हो गया है खराब, हार्ड डिस्क हो गई है करप्ट, हो गई है फेल, दिल्ली जब पहुंचना होगा तब होगी वह ठीक, इसलिए वह मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपको यदि रिसर्च के क्वेश्चन का पैटर्न देखना हो तो आपको मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूं और लिंक तो मैं आपको खोज लीजिएगा। यदि आप नेट का एग्जाम दिए हैं, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दिए हैं, उसके अंदर रिसर्च के क्वेश्चन किए जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च के क्वेश्चनों की भाषा कैसी होती है और रिसर्च के क्वेश्चनों के जवाब के ऑप्शन कैसे दिए जाते हैं। बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, क्योंकि रिसर्च के क्वेश्चन के जो 4 विकल्प दिए जाएंगे,
पहली चीज तो उनकी भाषा ही बड़ी उलझी हुई होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वैकल्पिक हिंदी नहीं होती है वह, ना ही खड़ी बोली हिंदी होती है, वह क्लिष्ट भाषा में प्रयोग की जाने वाली हिंदी होती है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हो सकता है जैसे कि आपसे पूछा जाए कि यदि आप समाज कार्य के स्टूडेंट, आप किसी फील्ड वर्क पर गए हैं, तो वहां आपका प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगे, प्राथमिक डाटा क्या होंगे, फर्स्ट डाटा क्या होंगे, तो उसके बारे में आप बताइए। आप सोचेंगे प्राइमरी डाटा क्या होता है, किसी से साक्षात्कार लेना प्राइमरी डाटा होता है, कोई किसी संस्थान में गए हैं वहां से कोई रिपोर्ट देख ली वह प्राइमरी डाटा होता है, या कोई हमने पुरानी लेख, कोई आर्टिकल किसी म्यूजियम से हमको मिल गया, क्या वह प्राइमरी डाटा होता है? ये कुछ भी नहीं होता है प्राइमरी डाटा, ऐसा ऑप्शन में आपसे कहा जाएगा। और ये ऐसे नहीं कहा जाएगा, वह आपसे कहेगा पहला ऑप्शन डायरी, दूसरा ऑप्शन साक्षात्कार, तीसरा ऑप्शन सामूहिक साक्षात्कार और चौथा ऑप्शन निष्क्रिय साक्षात्कार। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कोई भी ऑप्शन सही नहीं है चारों में से, क्योंकि प्राइमरी डाटा का सीधा सीधा मतलब होता है कि उस डाटा को आप स्वयं जा रहे हैं और ले रहे हैं, बिना किसी माध्यम के आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। और यदि आप इस डेटा को सेकेंडरी डाटा में डालना चाहते हैं तो भी समस्या है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया है निष्क्रिय डाटा, निष्क्रिय साक्षात्कार का ऑप्शन दिया हुआ है, और निष्क्रिय साक्षात्कार सेकेंडरी डाटा में आता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आता है। ऐसा मैं नहीं, जेसी अरोड़ा की पुस्तक शोध परिविधि में लिखा है, CN गणेशन भी यही कहते हैं कि जो डायरी लिखते हैं, खासकर कुछ दार्शनिक होते हैं, कुछ यात्रा, कुछ डायरी लोग लिखते हैं, वे डेटा भी प्राइमरी सोर्सेज में नहीं सेकेंडरी सोर्स में आता है। ये CN गणेशन लिखते हैं। वहीं एक और हैं गुणवंत सिन्हा जी, वह इसको सेकेंडरी सोर्सेज में मानते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि जिस क्वेश्चन के जवाब को आप किताबों में खोज रहे हैं, हो सकता है उसी सवाल का जवाब किसी पुस्तक में कुछ हो और किसी और पुस्तक में कुछ हो। तो इसके लिए मैं आपको दो नाम बताता हूं। यदि आप इंटरनेट पे सर्व करते हैं और देखते हैं तो उनको जरूर सर्च कीजिएगा। 1979 है, यानी कि 1989 है और 1984 है। इन दो सन में दो एक्ट पास हुए हैं, दो रेवोल्यूशन पास हुए, भारत में नहीं विदेशी धरती पर। एक का नाम है एरा, एक का नाम है बैरा। एरा यानी कि EARA एरा, और दूसरा है बैरा BERA। पहला है एजुकेशनल और दूसरा है रिसर्च से संबंधित, यानी कि रिसर्च के फील्ड में यदि आप काम करना चाहते हैं तो UGC और खासकर प्लेगरिज्म से संबंधित क्या नीति नियम दिए गए हैं, ये बैरा के अंदर बताया गया है। और एरा में बताया गया है कि आप रिसर्च से संबंधित किस प्रकार से समस्याओं का सामना करते हैं, तो कौन कौन से जरूरी प्रावधानों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। और यदि आप प्लेगरिज्म से संबंधित सवालों को नहीं जानते हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। फिर से मैं कहूंगा, लगभग 3 से 7 या 8 क्वेश्चन तक आपसे प्लेगरिज्म के विषय में पूछे जाएंगे MPhil और PhD के एंट्रेंस के अंदर। तो प्लेगरिज्म को समझ लीजिए, अगस्त 2018 का ऑर्डिनेंस पढ़ लीजिए, प्लेगरिज्म के विषय में क्या कहता है UGC। यदि किसी को चाहिए तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID दीजिए, आपको मैं कॉपी भेज दूंगा प्लेगरिज्म एक्ट की। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस कानून के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है प्लेगरिज्म को लेकर, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं, जुबान है मानती नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर और रामविलास शर्मा को फॉलो करता हूं, इसलिए जो आता है कह देता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 महाविद्यालयों के प्रिंसिपल पर चार्ज लगा हुआ है प्लेगरिज्म का, साहित्यिक चोरी का, और देश के लगभग 7 VCs पर यह चार्ज लगा हुआ है साहित्यिक चोरी का। तो आप उस लपेटे में ना आए, इसलिए प्लेगरिज्म एक्ट क्षमा कीजिए अगस्त 2018 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश में कॉपी आपको मिल जाएगी यदि आप चाहते हैं तो। और साथ ही साथ रिसर्च के अंतर्गत आप बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस और फुटनोट, ये 3 चीज बता रहा हूं। बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस और फुटनोट, इन 3 चीजों को लेकर लगभग 3 से 5 क्वेश्चन कंफर्म किए जाएंगे आपसे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज कि आप जब रिसर्च के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप फील्ड से मतलब है आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी के लिए, पॉलिटिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस फील्ड की रिसर्च से संबंधित पुस्तकों के नाम और राइटर्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि राइटर्स के नेम और पुस्तक के नाम से संबंधित 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कंफर्म करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय आपसे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और फुटनोट
रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में क्या होता है डिफरेंट, आप इस फर्क को भी समझ लीजिएगा कि पर पेज के नीचे जो दिया जाता है वह फुटनोट है या नहीं है, चैप्टर के लास्ट में जो दिया जाता है वह रेफरेंसेस है या नहीं है, दोनों के लिखने का पैटर्न, तरीका, क्रम क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिएगा। हिंदी के फुटनोट का डिफरेंस और अंग्रेजी के फुटनोट को लिखने का डिफरेंस भी समझ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे उन 25 क्वेश्चनों में जरूर से जरूर किए जाएंगे, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। रिसर्च के बारे में और मैं बताऊं कि कुछ क्वेश्चन आपसे रिसर्च के विषय में ऐसे किए जाएंगे, आपको परविधि और विधि, फिर बोल रहा हूं, परविधि और विधि और शोध के प्रकारों को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। कुछ लोगों से बात करो, अधिकांश अपने मित्रों की ही बात करूंगा, आपके मित्रों को तो मैं कम जानता हूं, अपने मित्रों की बात करूंगा, वो सीधा सीधा एक ही लाइन में बोलते हैं शोध के 2 प्रकार हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। मेरे जनाब, मेरे मालिक, ना ही मैं किसी नेता का नाम लूंगा, ना ही किसी विद्वान का नाम लूंगा, जितना मैंने शोध पढ़ा है गुणात्मक और मात्रात्मक यदि आप शोध मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यदि ये शोध हैं तो फिर ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध और साहित्यिक शोध ये क्या है, ये शोध के प्रकार हैं या शोध की विधि हैं, शोध की प्रविधि हैं। क्योंकि आप गुणात्मक पढ़ते हैं, मात्रात्मक पढ़ते हैं, वर्णनात्मक पढ़ते हैं, व्याख्यात्मक पढ़ते हैं, और भी ना जाने यदि आप सोशल साइंस की फील्ड में जाएंगे तो आप निर्जातीय शोध पढ़ेंगे, परजातीय शोध पढ़ेंगे, जनजातीय शोध पढ़ेंगे, शांति शोध पढ़ेंगे, दार्शनिक शोध पढ़ेंगे। तो शोध के इन प्रकारों, शोध की विधि और प्रविधि से लेकर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में 25 क्वेश्चनों में से सवाल आपसे किए जाएंगे। 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी के संबंधित, 25 क्वेश्चन आपके सवालों से संबंधित। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। कुछ ही मिनटों में वीडियो कर दूंगा समाप्त। पुनः कुछ चीजों को रिवाइज कर देता हूं। यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो दोबारा से आपको मौका है। 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक उसकी डेट बढ़ा दी गई है। प्रवेश परीक्षाओं की नोटिफिकेशन आ गया है, मैं आपको दिखा देता यदि मेरे पे सुविधा होती। इस बात का ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई तक फॉर्म भर दीजिएगा 5 बजे तक। 5 बजे के बाद फॉर्म जमा नहीं होगा, केवल फीस पेमेंट होगी रात 12 बजे तक। 31 जुलाई तक फॉर्म की डेट बढ़ गई है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के बच्चों के लिए फीस वही है। दिल्ली के सेंटर पे पेपर नहीं होगा, सारे सेंटर दिल्ली एनसीआर के बाहर ही होंगे। इस बात का याद रखेगा जिन्होंने दिल्ली का सेंटर चूज करा है। पेपर होगा 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग होगी, 50 क्वेश्चन किए जाएंगे और अधिकांशतः जो सूचना है, लगभग 9 डिपार्टमेंट से मैंने फोन पे स्वयं बात की है, वे सभी कह रहे हैं एक स्वर में पेपर का माध्यम केवल और केवल अंग्रेजी होगा। कोई वैकल्पिक भाषा का ऑप्शन नहीं होगा। चाहे कंप्यूटर में ऑप्शन होता है कि हिंदी से इंग्लिश कर देते हैं या उसका ट्रांसलेशन मौजूद रहता है, इस बार नहीं है ऐसा। हिंदी का पेपर हिंदी में होगा और संस्कृत का पेपर हो सकता है संस्कृत और इंग्लिश में कर लिया जाए, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, होम राइट जिसका भी भरा हो, सभी पेपर का माध्यम अंग्रेजी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एमफिल और पीएचडी का पेपर कंबाइन आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन मेरिट अलग अलग बनेगी। यदि आपने क्वालिफाई कर लिया है 200 में से 160 नंबर, तो वह मेरिट एमफिल और पीएचडी दोनों पर लागू नहीं होगी। हो सकता है एमफिल की मेरिट बने 140 पर और पीएचडी की मेरिट बने 180 पर। और यदि आपके 200 में से आए हैं 160 अंक, तो समझ लीजिए आप एमफिल के लिए एलिजिबल होंगे, पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय अलग अलग डिग्री के लिए अलग अलग मेरिट निकालता है और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट निकलती है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपने हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, लास्ट ईयर जो उसकी मेरिट गई थी 188 गई थी, और वहीं पॉलिटिकल साइंस उसकी जो मेरिट गई थी वह गई थी 196, और बुद्धिस्ट स्टडी उसकी मेरिट गई थी 194, और हिंदी उसकी मेरिट गई थी 188। ये 200 में से, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो 50 ही किए गए हैं, लेकिन मेरिट 200 में से क्यों नहीं बन रही है, यदि सारे सवाल 4 अंकों के हैं। और एक चीज और, नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चनों के जवाब देने में, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। पुनः आते हैं विषय पर। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सिलेबस बताया, जरूरी चीजें बताई। एग्जाम अगस्त के महीने में हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, क्या चीजें साथ लेकर जाएं,
केवल आई कार्ड यानी कि एडमिट कार्ड साथ लेकर जाएं, अपना एक फ़ोटो साथ लेकर जाएं, जो आपने एडमिट कार्ड पे फ़ोटो होगा वैसा ही एक फ़ोटो लेकर जाएं, कलर फ़ोटो लेकर जाएं, किसी प्रकार का फ़ोन वॉलेट ना लेकर जाएं, बैग पुस्तक लेकर ना जाएं। इस बार सख्त हिदायत है और बिना मास्क और बिना हैंड ग्लव्स के यदि पहुंचते हैं हो सकता है प्रवेश केंद्र पर आपको एंट्री भी ना मिले, और कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट पहले पहुंचे सेंटर पर, क्योंकि यदि सुबह की शिफ्ट का एग्ज़ाम है, लास्ट ईयर लगभग जो रिकॉर्डेड है, जो आरटीआई से मुझे सूचना मिली है, 19-20 के बैच में लगभग 6 लाख कंप्लेंट आई है यूनिवर्सिटी के पास। 6 लाख मेल आए हैं कि हमारी 8 बजे की शिफ्ट का एग्जाम छूट गया था, हमें दोबारा मौका दिया जाए। किसी का एग्जाम दोबारा नहीं लिया दिल्ली विश्वविद्यालय और एनटीए ने। इसीलिए समय से पहले पहुंचे, उस दिन ऑटो करें, पर्सनल कैब करें। यदि आपने 700-800 रुपये खर्च किए हैं फॉर्म भरने में, उस दिन फिर कर रहे हैं। फोन से दूर रहें उन 3 घंटों के दौरान, क्योंकि फोन की वजह से एग्जाम कैंसिल कंफर्म होगा। यूजीसी ने और एनटीए दिल्ली विश्वविद्यालय ने साफ कह दिया है कि किसी प्रकार का डिवाइस केंद्र पर बच्चे के बैग में पाया जाता है और वह डिस्टर्ब करता है तो फोन तो जब्त होगा ही होगा, और साथ ही साथ आप पे जो एग्जाम रद्दीकरण का है वह भी संकट मंडरा सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में जो भी थोड़ी बहुत मेरी समझ थी यूजी पीजी और रिसर्च की फील्ड में प्रवेश परीक्षाओं के संदर्भ में, उसके पैटर्न के संदर्भ में, और खासकर किस प्रकार के रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, और जो लोग यूजी में एंट्रेंस पे फॉर्म भरे हैं उनको किस प्रकार से करनी है तैयारी, और खासकर ऐसे लोग जो कोटे से फॉर्म भरे हैं। कोटे का मतलब मेरा SC ST OBC माइनॉरिटी कोटा नहीं है, EC कोटा नहीं है। कोटे से मतलब है जो लोग NSS NCC ECA या स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई किए हैं। केवल और केवल एडमिशन इस बार ट्रायल पे नहीं, आपके सर्टिफिकेट्स के आधार पर होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कोर्सेज में नहीं, केवल और केवल यूजी के कोर्सेज में, क्योंकि एमफिल PhD और MA के कोर्सेज में ये कोटे लागू नहीं होते हैं। नहीं तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि यूजी करके आए हैं हम मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, बिहार से, और हम दिल्ली विश्वविद्यालय में MA में अप्लाई करते हैं तो हम इन कोटों का लाभ ले सकते हैं। आप डिबेट के हों, पोएट्री के हों, क्रिएटिव राइटिंग के हों, NSS के हों, ये कोटे का आपको अंक जरूर मिलेंगे, लेकिन इनके आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। पीजी में और रिसर्च में इस भ्रम में मत रहिएगा, और ट्रायल नहीं होने वाले हैं। साफ साफ कह दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, जो अभी तक अपने 4 वेबिनार करवाए हैं एडमिशन श्रृंखला को समझाने के लिए, उसमें साफ साफ कह दिया है कि कोविड की वजह से इस बार ट्रायल की व्यवस्था नहीं की जा सकती है किसी भी कोर्स में। तो वही है कि आपका सर्टिफिकेट, आपके पूर्व के अनुभव, पूर्व के रिकॉर्ड, और पूर्व में यदि कोई कोर्स वगैरह किया है, आप यदि म्यूजिक के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, किसी विधा से संबंधित हैं, तो उन्हीं के आधार पे होगा आपका एडमिशन। वीडियो करता हूं समाप्त। अगले 1 मिनट में किसी को कोई भी सवाल हो, कुछ डेटा चाहते हो, अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजें, या मेरे पर्सनल नंबर को चाहते हैं तो लिखें, और फेसबुक के मैसेज बॉक्स में ही अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भेजें। कमेंट बॉक्स में ना लिखें, क्योंकि अपना ईमेल आईडी और कोई भी फ़ोन नंबर सार्वजनिक मत कीजिए किसी के भी कहने पर, किसी भी परिस्थिति में। यदि आप मुझसे किसी चीज़ की सूचना चाहते हैं, पर्सनली कोई डेटा चाहते हैं, तो फेसबुक के मैसेज बॉक्स में जाइए, जिसे इनबॉक्स बोलते हैं, वहीं पर अपना फ़ोन नंबर या अपना व्हाट्सएप नंबर या अपना ईमेल आईडी मुझे भेजिए, मैं करूंगा आपसे संपर्क। और जो लोग देर से जुड़े हैं मेरे इस फेसबुक लाइव में, पूर्व की बातों को नहीं समझ पाए हैं, नहीं सुन पाए हैं, नॉर्मल सी बात है, वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, बैक जाके देखेंगे, रिकॉर्ड करके देखेंगे। कुछ ही घंटों के बाद इस वीडियो को मैं थोड़ा सा एडिट करने के बाद अपने YouTube चैनल पर भी डाल दूंगा, आप इसको वहां भी देख सकते हैं। और कोई भी सवाल हो मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज दोनों पे सुन सकते हैं। अगला फेसबुक लाइव मैं आपसे करूंगा 21 या 22 जुलाई को, जो कि होगा शिक्षा से संबंधित ही होगा, किसी प्रवेश परीक्षा को लेकर नहीं। शिक्षा में जो नए बदलाव हुए हैं, खासकर प्रवेश परीक्षाओं को लेकर, और मैं बात करूंगा नेट के विषय में, CSIR JRF के विषय में, नीट के विषय में, और CTET के विषय में, UPSC एग्ज़ाम के विषय में। तो उस एग्ज़ाम को लेकर मैं 21 जुलाई को या 22 जुलाई को एक और फेसबुक लाइव करूंगा। सूचना आपको मिल जाएगी, उसका वेट करिएगा। आपने वीडियो को पसंद किया, बहुत से लोग जुड़े, अच्छा लगा, बहुत से सुझाव आए, प्रतिक्रिया आपकी जो आई उसका धन्यवाद। कितना मैं आपको समझा पाया, मेरा ये दूसरा फेसबुक लाइव है। मेरी कमियों को मुझे बताइएगा। यूट्यूब पर आपने बहुत देखा है, बहुत सी डिमांड हो रही थी मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स के द्वारा कि प्रवेश परीक्षा में बहुत सी उलझनें आ रही हैं।
उन सभी समस्याओं को समझाने के लिए मैंने 2 वीडियो भी बनाए। एमए के स्तर पर और रिसर्च के स्तर पर उन वीडियो का लिंक मैं अपने फेसबुक चैनल पर दे चुका हूं और आप जाके देख सकते हैं। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, लेकिन ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हैं तो इनबॉक्स में या पर्सनली मैसेज बॉक्स में सेंड कीजिएगा। कमेंट में मत भेजिएगा अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कोई आपको परेशान करे आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के कारण। वो जरूर मैसेज भेजे, कुछ वल्गैरिटी करे, क्योंकि साइबर एक्ट का आर्टिकल 66F मुझ पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है। इसलिए यही अपील है कि पर्सनल फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी कहीं भी सार्वजनिक ना करें। और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं, पैटर्न, सीटिंग प्लान, एग्जामिनेशन के विषय में कोई सूचना चाहते हैं तो मुझसे वीडियो के बाद भी संपर्क कर सकते हैं और वीडियो में भी सवाल जवाब कर सकते हैं। धन्यवाद, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।